तहरीक इंसाफ के बगैर तो मुमकिन दिखाई दे रहा, और तहरीक इंसाफ आपको तस्लीम नहीं करी तो मसला कैसे हल होगा? तो सवाल ये नहीं है कि हमें तो नून लीग भी तस्लीम नहीं कर रहे, मसला ये नहीं है। नून लीग और इस वक्त जो सियासी जमात है, देखिए ना, दो ही हाल है, या तो अगर ना लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चौंच और एक की धौं, या तो हम सब बैठ के लड़ाई देखते रहें, या हम कोशिश करें कि मामला जो है उसको आगे लेके चलें और कोई माहौल जो है वो इस तरह का बने कि उसमें चीज़ें जो हैं वो आ सकें। हमारी जिस तरह डॉक्टर साहब ने आप बताया और जुलानी साहब ने बताया कि कोई एक पार्टी की नुमाइंदा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है। और हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमने इन हालात को आगे लेके जाना है तो उसके लिए बड़ी इस्लाहात चाहिए, और बड़ी इस्लाहात के लिए आपको नेशनल गवर्नमेंट चाहिए। और अगर आप फॉर्म 47 से फॉर्म 45 का सफ़र वापस करना चाहते हैं तो ये एक पार्टी नहीं कर सकेगी, और उसके लिए हम अपनी स्ट्राइव कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। और चौधरी साहब आप एक मिनट देगा सनी साहब, वन बाय वन काइंडली। कुर्बान बलोच साहब, फिर मैं आपकी तरफ। कुर्बान बलोच साहब, हाँ मैं कर रहा हूँ। हुकूमत को हटाना चाहिए, नई हुकूमत आनी चाहिए, उसके लिए क्या रास्ता होगा? बेहतर प्रदेश में या कोई और रास्ता है? मैंने तो जी बड़ी वजाहत से कहा है कि जब भी हुकूमत हटती है उसके बाद अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते, अगर इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स नहीं होते, और अगर मुल्क के अंदर जो इस वक्त इन्होंने तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया है वो नहीं ठीक होता, अगर मुल्क के अंदर बल्दियाती इदारों का कानून नहीं बनता कि उनके इंतखाबात जो हैं वो सूबाई कौमी असम्बली के साथ एक ही मुद्दत के लिए एक ही वक्त में एक ही कानून के तहत हों, उसके बगैर, इन तमाम रिफॉर्म्स के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप इसी हुकूमत के बाद कोई और ऐसा ही इलेक्शन करा दें, वो फॉर्म 47 वाला इलेक्शन करा दें या फॉर्म 97 पे चले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है इस हुकूमत के, जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तो एक अबूरी हुकूमत बनेगी, उसको नेशनल गवर्नमेंट होना चाहिए, और उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो डेफिनेट रिफॉर्म्स करें, जिनका एजेंडा, उस पर हम और आइडियाज़ भी देंगे, अभी तो इब्तदा है, इसके साथ साथ इसका ये, लेकिन ये आइनी तरीका है, हर दफ़ा ऐसी हुकूमत बनती है। जी ठीक है सनी साहब। अच्छा, बहुत साहब ये बताइएगा, जो गोल लेके चले थे, क्या वो कौमी हुकूमत का गोल था, क्या वो नेशनल डायलॉग का गोल था, क्या वो अपोजिशन की को हुकूमत में लाना था, हुकूमत में लाना था, गोल क्या है असल में, और उस पर कितनी अचीवमेंट हुई है? और दूसरा आपने बोला एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं हो रही आपकी? दो सवाल। गोल हमारा जो है ना बेसिकली वो शुरू से ही एक है, वो ये है कि पाकिस्तान में सियासत बहाल, पाकिस्तान में सियासत बहाल होगी तो सहाफ़त बहाल होगी, पाकिस्तान में सियासत बहाल होगी तो इलेक्शन हो सकेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान को, जिस तरह दुरानी साहब ने अपनी बात में कही कि इस वक्त आइन के अंदर आप नहीं हैं, ये जो हुकूमत बनी है ये आइन के अंदर ये डिफेक्टो हुकूमत है, डिजोरे नहीं है। डिजोरे हुकूमत वो है जिसको पाकिस्तान के अवाम वोट दे के मुंतखब करेंगे, और आपकी मंजिल वो है। अब उस मंजिल तक जाने के लिए आपको रास्ते बनाने हैं। हमने एक रास्ता शुरू में जो हमने बात कही थी, अब भी हम ये समझते हैं, हम गए थे, हमने कहा हुकूमत को, हमने कहा कि आप मुज़ाकरात शुरू करें तरीके इंसाफ से और कोट लखपत के लोगों को आप रिलीफ दें, वो हुकूमत ने नहीं दिया अभी तक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर कितनी डिवीज़न है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी ऐसी सेटअप नहीं बनने देंगे जिसमें वसाइल उनके हाथ से निकल के अवाम के हाथ में चले जाएं, वो इसके मुखालिफ है। और पाकिस्तान के मसाइल का हल है ही ये कि पाकिस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन हो, पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन है उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। लिहाजा और फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आपके सामने, आपने तीनों मामलात के लिए आपको एक नेशनल गवर्नमेंट चाहिए जिसमें सारी जमातें शामिल होंगी, और वो ये बड़े टास्क जो हैं उनके ऊपर जो इक़दामात हैं वो करके फॉर्म 45 के तहत इलेक्शन के ऊपर जाए। दिस इज जी वदूद कुरैशी साहब। साहब मैं वो आपका मशहूर हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रेस क्लब आपका एक ज़रूरी मिलत है, जिस तरह आपने CDA के चेयरमैन से लड़ के
प्रेसिडेंट को कह के फैसला वापस दिलवाया था। कौमें कुर्बानियों से बनती हैं, सहाफत भी कुर्बानियों से, साथियों ने कोड़े भी खाए, जेलों में भी रहे। इसी तरह सियासतदान भी उस वक्त अपनी हैसियत मनवा सकते हैं जब वो कुर्बानियाँ दें। अब्दुल्ला महंगल ने, गफ्फार खान ने, मौलाना मौदूदी ने, अब्दुल सत्तार खानी ने, ये फांसी के तख्तों तक गए। अब हम तो यहाँ पर दर्द सुनते हैं, जैसे दीनियात का दर्द, क्यों सियासतदान बाइज़्ज़त तौर पर, वक़ार के तौर पर खड़े भी रहते। आपने पार्टी बनाई, उसका नाम अब NDC, बाद लोग कहते हैं ये नॉट डिफेंडर एसोसिएशन एक बनी हुई है, जो इक़्तिदार और अख्तियार में तो फ़िरौन बनते हैं और जब इक़्तिदार जाता है तो फौरी तौर पर 100 मीटर रेस भाग जाते हैं। तो आप अपने सियासतदानों को क्या ये दर्ज देंगे वो खड़े हों किसी पार्टी में जुर्रत के साथ कोशिश करें और अपने नज़ीर के साथ खड़े हों? बहुत शुक्रिया। मेरा तो जी सबसे पहली ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान में सियासी पार्टियां हों। अभी तक तो 2-3 मरूसी पार्टियां हैं जो चली आ रही हैं, उनको अगर सियासी पार्टी समझ लूँ तो समझ सकता हूँ। मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी पार्टी में जा भी सकूँ। अब तो ओहदे भी ख़ानदानों में तकसीम हो गए हैं कि वज़ीर आज़म एक ख़ानदान का होगा तो सदर दूसरे ख़ानदान का होगा, और अगर आप सदर को फारिग करेंगे तो वज़ीर आज़म नाराज़ हो जाएगा, अगर वज़ीर आज़म को फारिग करेंगे तो सदर नाराज़ हो जाएगा। मतलब ये कोई जमहूरियत तो है ही नहीं। जिन लोगों ने जमहूरी पार्टियां बनाई हुई हैं वो खुद जमहूरी नहीं है। तो इसीलिए मुल्क का हाल ये है जो आपने बयान किया, और सियासतदानों का भी हाल यही है जो आपने बयान किया। लेकिन अब चुप करके कैसे बैठे, आप भी मौजूद हैं तो हम आपका एडवांटेज ले लेते हैं। और मैं ये प्रेस क्लब के बारे में बात बताऊं कि ये ज़मीन आप लोगों की मेहनत से आप लोगों को मिली, लेकिन आज मुझे आके अफसोस हुआ कि उस ज़माने में जो कच्चा स्ट्रक्चर बना था ये वाला टेम्परेरी, आज तक वही खड़ा है। ये दिस इज़ मतलब अनएक्सेप्टेबल। उस वक्त मैंने आपकी टीम को ऑफ़र किया था कि अगर आप कहें तो हम PID के ज़रिए यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उसके फंड से बनवा देंगे, लेकिन उस वक्त इस पे इत्तेफाक नहीं हो सका, फिर हमारी हुकूमत भी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका मुतालबा होना चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के शायान शान, अगर आप इस पर तवज्जो देंगे, कार्ड रूम पे ना दें, यहाँ भी तवज्जो दें ताकि ये चीज़ जो है ये खड़ी हो। कोयटा का प्रेस क्लब देखें आप, इवन हम कराची गए हैं वहाँ का प्रेस क्लब देखें, लाहौर का प्रेस क्लब देखें, इस्लामाबाद का प्रेस क्लब जो है ये पतले पतले दरवाज़ों के साथ आपके शान निशान नहीं है। आप आए हैं तो अब ये तब्दीली भी लाएँ और हुकूमत से मुतालबा करें कि ये बिल्डिंग वो बना के दे। ये कौमी असासा है और आप जो वाहिद इदारा है आप और बार्स इनकी कि जो हर साल इलेक्शंस कराते हैं। आप लोगों ने जमहूरियत को पाकिस्तान में बका दी है, आपने जमहूरियत को रास्ता दिखाया है, इसलिए आपकी ये डिमांड जो है बड़ी जायज़ होगी। जी असगर चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया। एक तो जॉइन साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन चूँकि अब गुफ्तगू मजबूरी होती है अरसे से तो हमारे ग्रांड की बात है मुझे और हर हुकूमत सेम पेज के ऊपर है। ख्वाज से बड़ी आपकी काबिलियत थी और हमें नज़र आ रहा था कि कोई तरफ निकल जाएगी और फिर जो नज़रअंदाज किए हुए लोग हैं जो कोर्ट लखपत पे उनकी भी कोई बात सुनेगा, लेकिन उस वक्त देखा कि आपकी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। क्या आप नहीं समझते कि आज की जो लीडरशिप है उसको कुछ रियलाइज हुआ है कि वो गलत ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, और क्या हुकूमत और PTI किसी एक टेबल पर आने वाले दिनों में बैठ सकते हैं? और गौरी साहब आपसे ये कि जो 28वीं तरमीम मुजवजा जो चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं कि नई यूनिट्स की भी बात हो रही है, तो क्या वो आपका जो ख्वाब था वो भी पूरा होने के उम्मीद है या नहीं? असगर में इशू ये है कि लोगों के एजेंडाज होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि हर जगह के ऊपर हमें मिलते हैं, उनका असल काम और होते हैं, दूसरे काम जो है वो और कर रहे होते हैं। ये जो ट्रोलर्स भी हैं ना जो ज़्यादा PTI के अंदर, वो भी उनका असल काम और है, नज़र वो कुछ और आ रहे हैं। अब आप देखिए कि जो कल सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला साहब के साथ, कि बिल्कुल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप चीफ मिनिस्टर KP के पीछे पड़ गए कि जी आप जाके क्यों मिलें। अगर आपने कोई जो लेनी है, इमरान खान के लिए कोई रिलीफ लेना है, कोई अपने कैदियों के लिए रिलीफ लेना है, तो मुझे बताइए बातचीत के अलावा आपके पास रास्ता क्या है। और ये चीज़ अगर पिछली जुलाई में
مان لی گئی ہوتی اور ہماری بات کے اوپر عمل کر لیا ہوتا تو لیوریج ہوتے ہیں نا. اب وہ لیوریج جو ہے وہ چلے گئے. اب آپ دوبارہ اسی بات کے اوپر آ رہے ہیں جو ہم نے جو ہے وہ پہلے کہی تھی. لیکن میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا ہماری کوششیں بھی جاری ہیں, کچھ اور لوگوں کی کوششیں بھی جاری ہیں, اور آئی کین ٹیل یو کہ ہمیں بھی کامیابی ملی ہے, کچھ اور لوگوں کو بھی کامیابی جو ہے وہ ملی, اور آگے چل کے مکمل اندھیرا نہیں ہے. آئی کین ٹیل یو کہ آگے چل کے حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آئیں گے, اور حالات میں جو بہتری ہے وہ آپ کو بجٹ کے بعد جو ہے وہ نظر آنی شروع بھی ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری کوششیں ہیں وہ بالکل ضائع جا رہی ہیں, ہماری کوششوں میں کامیابیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. جی راشد ابھی اس میں ایک بات جو آپ نے کی صوبوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 صوبے جو ہیں بننے کا فیصلہ صوبائی اسمبلیاں کر چکی ہوئی ہیں, بہاولپور, جنوبی پنجاب اور ہزارہ. اور صوبے بھی ملک میں بن سکتے ہیں, لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ اس کو آئین کے مطابق بننا چاہیے, کیونکہ یہ جو تینوں صوبوں کا فیصلہ ہوا یہ آئین کے مطابق ہوا. کسی ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے 25, 30 یا 40 صوبوں کی بات نہیں ہونی چاہیے. آئین کے تقاضوں کے مطابق اگر صوبوں کو بنایا, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام چاہتے ہیں کہ نئے یونٹس بنے. شکل کے بارے میں ہم نے بھی مختلف تجاویز دی ہیں. نئے یونٹس اگر بنے, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر حکومت کی دہشت گردی نہ ہو تو جس علاقے میں آپ کہیں میں وہاں کے ایشوز کے اوپر وہاں کے عوام کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں, بلدیاتی کے لیے, NFC کے لیے, ہر چیز کے لیے. لیکن حکومت نے تو اس وقت دہشت گردی بنائی ہوئی ہے, اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں. یہ ابھی فواد بھائی نے جواب دیا PTI کے ریفرنس, حقیقت میں PTI کے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تو ان کا فارورڈ گروپ بیٹھا ہوا ہے, مطلب حکومت کے, مطلب یہ اب باتیں, میں ابھی کوئی ایسی کنٹروورشل بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن حقیقت تو یہی ہے. جی راشد صاحب کوئکلی بہت زیادہ مہنگائی ہے اور بہت زیادہ دنیا کا مہنگا صرف پیٹرول کا ضبط ہے ملے گا, اور تو اس کی بات نہیں کر رہا, آپ نے بات کی. تو کیا آپ اس مہنگائی کے خلاف عوام کو کہنے کی اور دیں گے, کر دیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو لانے والوں نے یہ تو بتایا کہ وہ ان سے لانے والوں نے, ہاں اچھا یہ آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا. اچھا ہم اپنی تجربے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جی آپ نے یہ بات کی, کس نے بتایا؟ ہمیں کوئی نہیں بتاتا, ہمیں ہمارا تجربہ بتاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت عوام, میں نے کتنے تاریخ کے ادوار دیکھے ہیں, کندھے پہ اگر 2 کلو وزن بھی رکھ دو نا اور وہ 4 سال پڑا رہے تو کندھا تھک جاتا ہے. اور یہ بوجھ بھی ایسا ہے کہ جو پرفارم بھی کچھ نہیں کر رہا, جو لانے والوں کو بھی کچھ نہیں دے رہا, جو ملک کو بھی کچھ نہیں دے رہا, حتیٰ کہ عوام کی جیبیں بھی کاٹ رہا ہے. اسے کون برداشت کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ کر گوایا پاروں پڑوا کھایا والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ گھر میں آپ نے اپنے ملک کے اندر جو ہے آپ نے یہ کیا کہ ان کو لائے, ان کا بوجھ اٹھایا, اس کے بعد انہوں نے یہ حال کیا کہ انہوں نے آپ کا ہی ناک کاٹ لیا, ملک کا ہی ناک کاٹ لیا, قوم کا ناک کاٹ لیا. اور کیا کیا ہے تیل کے اندر, کیا کیا وہ SIFC کو بند کرا. ایک کام اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ ملک کے مفاد میں کرو, یہ نہیں کرتے. پورا آپ کا سی بارڈر جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہے, بلوچستان سے لے کے سندھ تک. اور وہاں پہ اس وقت اپرچونٹیز کا طوفان آنا چاہتا ہے پاکستان کی طرف, لیکن وہ پاکستان میں گھسنے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تو آئین تو ہے ہی نہیں, سندھ میں تو قانون بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ذاتی نظام کے تحت جا کے آپ کو کچھ کرنا پڑے تو کوئی نہ FDI آئے, نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی, نہ فورن فائنینشیل انویسٹمنٹ آئے گی. اور یہی حال ہے. یہ اپرچونٹیز کا ٹائم ہے, سب کا دل دکھتا ہے. دہشت گردی میں ہم ٹوٹے پڑے ہیں, اس کے اوپر یہ کچھ کرتے نہیں ہیں. دوروں کے علاوہ جہاز پکڑو جاؤ, جہاز پکڑو جاؤ. جی حضرت شہزاد جی آپ گاڑی جو ہے نا وہ تو ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے, ڈرائیور کون چلا رہا ہے. آپ نے حوالہ دیا کہ لانے والے جو اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں اب ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے.
तो ये लाने वाले कौन हैं जिन्होंने ये बकौल फवाद चौधरी साहब के फॉर्म 47 का गैर आईनी अमल किया? ये कौन है जिन्होंने इसके किया? नुसरत चौधरी साहब, आपके लिए आपने ये कहा कि ये सोहेल की मुलाकात हुई है तो ये अच्छी खुशाइंद है और सियासी अमल ऐसा होना चाहिए। इशू पीटीआई को ये नहीं है कि मुलाकात ना हो, इशू ये है कि ये दान साहब भी बैठे थे, खान साहब से पूछा कि वो अली अमीन की मुस्लिम से मुलाकात हुई है, इमाम हम ज़ाते खुद इसको कहते हैं कि किसी सूरत में ये नई मुलाकात होनी चाहिए। इसका मतलब है आप कैसे इमरान खान को सियासी दानिश नहीं है कि वो ऐसे क्यों बयान देते हैं? जी, जो पहला सवाल आपने पूछा है पार्लियामेंट के बाद यहाँ पे भी बैन होना है। मैं पहला सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, मुझे बैन के बीच में फुरकान को ना जारी करना पड़े। मैं बैन के बीच में से जवाब देखें जनाब, इस मुल्क के अंदर 73 से जो ला रहे हैं ना, अभी भी वही आला है। सही, 51 से इतनी 73 आइन के बाद तो मतलब ये है कि आइन पाकिस्तान के बाद इन सबको कौन लाता रहा? 18 महीने कौन लाया था? ठीक है, 24 में भी वही लाया है ना, तो इसलिए थक गए हैं वो लाना। रियलिटी चेक है। मतलब सर आपकी गवर्नमेंट भी वही लेके आई है। दूसरी बात यह है कि देखिए इमरान खान साहब का साथ मेरा मेरी बड़ी तवील बातें हुई हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है कि उनके व्यूज़ जो हैं वो यही हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आप वकील हैं ना तो आपने वो सारी बातें, मसलन मेरे पास अगर मैं वकील हूँ और एक कातिल आ रहा है मेरे पास कह रहा है जी मैंने कत्ल किया, तो मैं जज को कह दूँ जाके क्या नहीं कत्ल किया? आपकी जो पार्टी है, आपका पीटीआई का एक अपना ज़ाहिर है एक अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि एक ऐसे लोग आए हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है। ये वो सारे लोग जो तरीके अदम एतमाद लाने वाले थे उनको हमने डिसीजन मेकिंग दे दिया, तो फिर यही होना है। अपोजिशन लीडर कौन है? देयर इज़ नो अदर वे सवाए डायलॉग। जी डॉक्टर साहब, सर ये बताएगा कि आपका एनडीसी का बुनियादी जो मुतालबा है वो नेशनल गवर्नमेंट है, एब्सोल्युटली, तो इसके लिए हालात का मुवाफिक होना जरूरी है। बावजूद इसके कि हुकूमती कारकर्दगी पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है वो एक पेज में है, कोई मसला नजर नहीं आता। और जो जिस तरह दुरानी साहब ने कहा अपोजिशन हाइब्रिड अपोजिशन है, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं। खान साहब ने खुद आपके सामने भी हमारे सामने भी कई मरतबा गरला इस बात का इजहार किया कि पीटीआई की जो बाहर के आते हैं उनके पास कोई एक रकम भी मुझे नजर नहीं आता। तो कैसे मुमकिन होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स एक तो मसाइल का शिकार है, दूसरा जो बड़ा स्टेक होल्डर है उनमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त तो सैम पेज पे नजर आ रहे हैं, जंग भी जीती है, अभी सफारती कामयाबी भी आ सकती है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? वो कह रहे हैं कि कोई वो मैं इसमें जनाब देखें, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ईद से 2 दिन पहले हमने आपको भी बुलाया हुआ है, हम भी सेम पेज पे थे वैसे, ठीक है ना जी। हमने इसका मकसद क्या है, एक जब स्ट्रगल शुरू की जाती है तो कतरा कतरा दरिया बनता है। आवाज़ ना उठाना और सारे के सारे जो हैं वो मतलब अब पार्लियामेंट में आप मुझे बताएं, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, पार्लियामेंट में कोई बात होती है? कुछ भी नहीं होता। मैंने तो पीटीआई वालों को भी कहा है कि यार तुम्हारी ऑपोजिशन वहाँ पे तो वो तो मतलब फॉरवर्ड ग्रुप है पीटीआई का, कि मतलब वहाँ कुछ होता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। और बल्कि अभी इन्होंने क्या बताया, हमें भी याद है कि अपोजिशन लीडर बेचारे खुद इनको हटाने वाले थे। वक्त गुजरता है, इंसान तब्दीली आती है, माहौल ठीक होता है। तो मेरा इसके बारे में जनाब बड़ा ये है कि ये छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ते हैं, हिकमत के साथ बढ़ते हैं, पत्थर मारना। और मैंने हमेशा पीटीआई को भी कहा है और वफामत की बात की है तब भी कहा है कि आप रेफरी को बॉल मार के प्लेयर को आउट नहीं कर सकते। रेफरी जिस तरह भी आया हुआ है, जैसे भी आया हुआ है, क्यों आया, इसलिए आप अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना छोड़ दें, आप सियासतदानों से लड़ें, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। हमने ये कई दफ़ा ये लड़ाइयाँ की हैं, ये लड़ना उसी से पड़ेगा जो आपके सामने खड़ा हुआ है और आपके सामने। और हकीकत, और ये भी मैं बता दूं हाइब्रिड वालों को कि पाकिस्तान में जब हाइब्रिड हुकूमत बनी है याया के ज़माने से अब तक, कामयाब सियासतदान हुए हैं, रुल गए हैं बेचारे फौजी हमारे। याया खान को उन्होंने गद्दार बना दिया, कब्जा इक़्तिदार पे कर लिया और अक़लियत के बावजूद इक़्तिदार अपना। फिर उसके बाद ज़िया-उल हक़ साहब आए, तब मियाँ साहब उनके साथ मिले, मियाँ साहब हीरो बन गए, उनका बेचारों का चेहरा। फैमिली तो एक्सपर्ट है इसमें। अच्छा जी, इसी तरह से मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिकन दबाव डाल के इनसे वो एनआरओ करवा लिया
और NRO के बाद जो है मुशर्रफ को गद्दार बना दिया तो खुद नेक बन गई। और उस दिन से आज तक जो है सदर और वजारत उज़्मा तकसीम करके आपस में बैठे हुए हैं। अवाम किधर है, जमहूरियत किधर है, बल्दियाती इदारे किधर है, NFC बोर्ड किधर है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमले का इजाफा कर दूँ। आपने बड़ी सही बात की। मसला ये है कि जब हालात मुवाफिक नहीं होते उसी वक्त ज़रूरत होती है कि आप इन हालात से किस तरह निपटना, वरना तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहता है। दूसरी जो एक पेज वाली बात है और ये हाइब्रिड वाली बात है, ये हमेशा से रही है। किसी ज़माने में ट्रॉयका होता था, फिर हाइब्रिड की टर्म कॉइन भी एक पेज, मगर ये जो रानी साहब ने अभी बात की, पेज नंबर 1 होता है। किताबें हमेशा इनकी मुख्तलिफ होती हैं, सब ने अपनी अपनी किताब खोली होती है, पेज नंबर 1 होता है। इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। और आखिरी बात जो इन्होंने आइन के हवाले से बात की, यहाँ किसी दोस्त ने बात की थी, मसला आइन के अंदर किसी चीज़ का मौजूद होना नहीं है। इस वक्त मसला आइन के ऊपर अमल दरामद का है। आज भी आइन के अंदर जितना कुछ मौजूद है, अगर उस पर अमल दरामद हो जाए तो हमारे बेशतर मसले हल हो जाते हैं। आइन तो कहता है 90 दिन के अंदर इंसाफ हो। हुए 2 असम्बलियाँ तोड़ दी PTI ने, इलेक्शन हो गया 90 दिन के अंदर, नहीं हुआ। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं। और आखिरी चीज़ जो तरामीम है, तरामीम का जो एक शर्म पड़ता था हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर, अब वो भी नहीं रहा। आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए, मगर जिस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी बनाई जाती है, खड़ी की जाती है, जिस तरह डिबेट के बजाय डिसेप्शन की पॉलिसी इख्तियार की जाती है, आखिरी वक्त तक जैसे को कोई एटमी राग लोग पूछ रहे होते हैं कि वो ड्राफ्ट किधर है। ड्राफ्ट नहीं होता, ड्राफ्ट के इर्द गिर्द बात हो रही होती है। तो अगर इस तरीके से आईनी तरमीम करनी है तो फिर उसका मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है। आइन नाम है लेटर एंड स्पिरिट का, सिर्फ अल्फाज का नहीं है। तो जब तक उसकी स्पिरिट को आप फॉलो ना करें, हम हमेशा इसी गर्दाव में फिरते रहेंगे।